हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 13 ऑफ क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश बुक। चैप्टर 13 जो है वो है द इनविजिबल मैन। हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से उसका चैप्टर जो है उसको रीड किया है, लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। अब हम उसकी समरी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। The Invisible Man is a science fiction novel by H.G. Wells। अब हमें पता है जो ये Invisible Man, ये जो इंटायर नॉवल है, ये लिखा हुआ है H.G. Wells ने, और ये एक साइंस फिक्शन नॉवल है। It is about a scientist who discovers a way to become invisible। ये एक साइंटिस्ट के बारे में है जो डिस्कवर करते हैं एक ऐसा तरीका जिससे वो इनविजिबल हो सकते हैं। He feels that he will live a life without any rules, but he quickly realizes the difficulties of being invisible। उन्हें लगा अब तो मैं गायब हो गया हूँ, अब तो मैं एकदम ऐसी लाइफ जीऊंगा जिसमें कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई मुझे देख ही नहीं पाएगा, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा। बट उन्होंने सून क्या रियलाइज किया, दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी a piece of cake, in fact it is going to be a hard nail, मतलब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। After being invisible, he goes to the crowded streets of London as an invisible man for the first time। अब जब वो invisible हो जाते हैं उसके बाद वो पहली बार लंदन की एक crowded street में जाते हैं ये देखने के लिए कि how does it feel, and he is super awesome and he is super excited। बहुत ही ज़्यादा joy है उनके अंदर। He finds it difficult to walk on the stairs and open the door। लेकिन उनके लिए स्टेयर पे चलना डिफिकल्ट हो जाता है जब वो देख के चल रहे हैं, क्योंकि he could not see his feet। उनके लिए डोर का नॉब खोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है because he is not able to identify his hand। Then he starts walking without seeing, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। He is super excited and he wants to do a lot of mischief। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उनका मन कर रहा है कि मैं किसी की हैट को जो है टैप कर दूं या मैं किसी को टैप करके चले जाऊं। बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा मस्ती करने का मन कर रहा है। As he entered the Great Portland Street, a man carrying a basket of soda water siphons bumps into him। तो जैसे ही वो ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में जाते हैं तो एक आदमी जो है एक बहुत बड़ा सा बास्केट है उसके हाथ में, जिसमें उसने बहुत सारे सोडा बॉटल साइफन्स रखे हुए हैं, सोडा बॉटल साइफन्स और सोडा वाटर साइफन्स, और वो उनसे बहुत जोर से क्लैश कर जाता है। The invisible man gets hurt but impulsively picks up the basket। तो जो अपना invisible man है वो उसको बहुत जोर से लग जाती है, क्योंकि वो आदमी जो एकदम बास्केट के साथ उन पे बम करता है। लेकिन तभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक और मिस्चीवियस फीलिंग आती है और वो उस बास्केट को उठा लेते हैं। A cabman rushes for it and his hand hits the man painfully। एक कैबमैन होता है वहीं पे, वो रश करता है उनकी तरफ ये देखने के लिए कि हवा में कैसे है, उसको लेने के लिए रश करता है, और गलती से उसे तो नहीं पता होता कि वहाँ सामने कोई है, तो जो इनविजिबल मैन के ईयर के पास में नेक पे बहुत जोर से उसको मार देता है वो। People start to run towards the spot and the man somehow runs away from there। सब लोग वहीं पे आने लग जाते हैं ये सोचते हुए अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और किसी तरीके से जो इनविजिबल मैन है वो वहाँ से भाग जाता है। He sits in a cab and escapes from there। वो वहाँ से जाता है, फिर वो फाइनली एक कैब में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। He gets out of the cab which is hailed by a tall woman। तो एक टॉल वुमन जो है कैब को रुकवाती है और वो फॉर्चुनेटली बिना उस वुमन से टकराए निकल जाते हैं बाहर। He then is followed by dogs which is frightening। उसके बाद उन्हें डॉग्स फॉलो करने लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है। Once saved, his footprints are noticed by two small boys who follow him calling him a ghost। उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए एक घर पे चले जाते हैं जहाँ पे सीढ़ियों के पे उनके फुट मार्क्स आ जाते हैं, और दो बच्चे होते हैं जो उनके फुट मार्क को ऑब्जर्व करते हैं और उनको घोस्ट बोलते हैं। He runs away from there with 6 or 7 astonished people following his footmarks। अब वो वहाँ से भागता है और 6 से 7 लोग जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं कि वो फुटमार्क को फॉलो कर रहे हैं कि ये फुटमार्क है किसके। He is in extreme pain because of the curious mishaps and cuts on the foot। तो क्या हुआ, अब वो बहुत ज़्यादा पेन में है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो इतने सारे मिसहैप्स हुए हैं, कभी वो इससे टकरा गए, उससे टकरा गए, कुत्ता पीछे पड़ गया, तो कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है। प्लस उनके फुट में कट भी है, मतलब क्योंकि वो बेयर फुट हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, उनके फुट पे एक कट भी आ गया है, तो ही इज़ इन बैड पेन। He was scared of every dog in sight।
रास्ते में जो भी डॉग दिख रहा था उनको लग रहा था अब ये आके मुझे स्निफ करेगा और मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो वो सबसे डरे हुए थे। He then notices that his lodging was burning and men and boys were shouting as they ran. तभी उन्होंने नोटिस किया कि जो वहाँ जहाँ पे रहते हैं, लॉजिंग मतलब जहाँ वो ठहरे हुए हैं, जहाँ वो रहते हैं, वो एरिया पूरा जल गया है, मतलब वो बर्न हो रहा है और लोग उसकी तरफ भागते हुए जा रहे हैं। The invisible man was committed to his research and did not want anyone to find out his works or resources, so he purposefully set the lodging on fire. जो इनविजिबल मैन था वो नहीं चाहता था किसी को भी उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चले, किसी के भी उनको उनके रिसोर्सेस के बारे में पता चले, तो पर्पसली उन्होंने अपने घर में आग लगा दी थी। He exclaims that very few people could destroy one's own self or the belongings. वो एक्सक्लेम करते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने पैशन के लिए अपनी ही चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उनका डिस्ट्रॉय कर देते हैं। So that is true. लेकिन was it easy to be invisible? No, it was not at all easy to be invisible. At the end, what did he get? उन्हें मिला क्या? He did not get anything. जो था वो जल गया और ये लाइफ जो है it's going to be very difficult for him, right? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द इनविजिबल मैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो डाउनस्टेयर्स। सो इनविजिबल मैन को नीचे जब वो उतर रहे थे तो इतनी डिफिकल्टी क्यों हो रही थी? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी हिज फीट, वो अपने पैर ही नहीं देख पा रहे थे। द इनविजिबल मैन फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो डाउनस्टेयर्स बिकॉज ही कुड नॉट सी हिज फीट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि उन्हें अपने पैर नहीं दिख रहे थे। He stumbled twice and had an unfamiliar difficulty in gripping the bolt. तो ही स्टम्बल ट्वाइस मतलब वो दो बार गिरते गिरते बचे। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो दो बार वो गिरते गिरते बचे और उनको जो था बहुत ही अजीब सी, यहाँ पे जो अनफेमिलियर डिफिकल्टी, एक ऐसी मुश्किल जो उनके लिए बहुत नई थी। आपको दरवाज़ा खोलने में मुश्किल कैसे हो सकती है? क्योंकि मे बी आप अपना हाथ नहीं देख पा रहे हो, तो आपको एक अनफेमिलियर सी फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग जिसे आप जानते नहीं हो। स्ट्रेंज फीलिंग के साथ आप उसे खोल रहे थे तो आपको एक स्ट्रेंज डिफिकल्टी फील हो रही थी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट मिसहैप दैट ही हैड टू डील विथ। सबसे पहला मिसहैप क्या हुआ उनके साथ जो उनको डील करना पड़ा? When the invisible man emerged upon Great Portland Street, he was hit very badly from behind. जैसे ही वो ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पे पहुंचे, मतलब अपने घर से निकले और ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पे जैसे ही वो पहुंचे तो उनको बुरी तरीके से बैक पे हर्ट हुआ। He was hit badly from behind, मतलब किसी ने बहुत जोर से उनके बैक पे मारा था। Turning, he saw a man carrying a basket of soda bottle siphons. So basically उनको पीठ में जो लगी, जैसे उन्होंने टर्न किया तब उन्होंने देखा कि कोई आदमी है जो एक बास्केट के साथ चल रहा है विच हैज़ सोडा वाटर साइफन्स, और वो आदमी जो था इनविजिबल मैन से टकरा गया था। एंड दैट इज व्हाई दिस वाज द फर्स्ट मिसहैप। मिसहैप का मतलब क्या होता है? उनके साथ पहली प्रॉब्लम क्या हो गई, पहला ट्रबल क्या हो गया। ओके The invisible man laughed aloud. He shouted, "The devil is in the basket," which took the man by surprise. उसके बाद ये आप पूरा लिख रहे हो कि exactly हुआ क्या। तो जो invisible man है उसने जोर से हंसा, उसको अचानक से मिसचीफ सूझी, तो उसने क्या बोला? The devil is in the basket, और devil को उन्होंने उठा लिया। Okay, he let go of his burden which the invisible man saving into the air. तो जैसे उसने देखा, जैसे उसने बोला ना डेविल में मतलब बास्केट में डेविल है, तो जिसने पकड़ा हुआ था उसको डर लग गया, उसने छोड़ दिया और इनविजिबल मैन ने उसको उठा के एयर में रख दिया। अ कैबमैन हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड अ पब्लिक हाउस मेड अ सडन रश फॉर द बास्केट। एक कैबमैन जो एक पब्लिक हाउस के बाहर खड़ा हुआ था वो दौड़ के आया उस बास्केट को लेने के लिए। While doing so, his extended hand hit the invisible man under his ears. और जब वो ऐसे लेने की कोशिश कर रहा था बास्केट को, तो उसका जो एक हाथ था वो इनविजिबल मैन के गले पे लगा, उसके ईयर्स के जस्ट नीचे। He let the basket down with a smash on the cabman. उसको इतनी जोर से लगी तो उसने क्या किया, ये जो पूरा बास्केट था वो कैबमैन के ऊपर ही उसने छोड़ दिया। This surprised the people around who shouted and ran about the invisible man. इससे क्या हुआ, आसपास वाले जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए और सब के सब किसके पीछे भागे? इनविजिबल मैन
मतलब जिसने वो क्रेट पकड़ा हुआ था, और फिर उन्होंने छोड़ दिया। वो तो छोड़ के वहां से चले गए, लेकिन लोग भागने लग गए, तो अब उन्हें डर लग गया वो किसी से टकरा जाएंगे या लोग उन्हें पकड़ लेंगे तो क्या होगा। तो इस आंसर में आपको क्या लिखना है, ये जो पूरा आंसर है इसमें आपको पूरा मिसहैप बताना है कि वो सबसे पहले कहाँ पे आए, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पे आए। वहाँ पे सबसे पहले उनको जो एक सोडा बोतल साइफन वाला जो आदमी था, जो जिसने वो कैरी किया था, उसने उसे पीछे से मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये 2 पॉइंट्स के बाद जो इनविजिबल मैन है उनको मस्ती सूझी, तो उन्होंने क्या बोला, द डेविल इज इन द बास्केट। उन्होंने ये बोला, जैसे उन्होंने ये कहा, द मैन हु वाज कैरिंग द बास्केट ही गॉट स्कैर्ड, ही लेफ्ट द बास्केट and who picked it up? The invisible man picked it up and he picked it up in the air. तो वहाँ पे जो एक कैबमैन था who was standing right in front of a public house, he came running to hold the basket, and while doing so he hit the invisible man badly here on the neck. ओके तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जो अंडर हिज ईयर्स, मतलब जस्ट ईयर्स के नीचे यहाँ जोर से उनको लग गई, स्क्रैच भी कर दिया उसने। तो उन्होंने जो बास्केट था, जो इनविजिबल मैन ने जो बास्केट पहना हुआ था, ही जस्ट लेट इट एंड स्मैश्ड इट ओवर द कैबमैन, मतलब उसने कैबमैन के ऊपर ही छोड़ दिया वो। एंड देन ऑल एवरीवन हु वाज अराउंड, जितने भी लोग थे, दे केम शाउटिंग एंड यू नो बिफोर आफ्टर द इनविजिबल मैन। What bright idea came into his head as a way to escape his situation? अब उनके दिमाग में एक ब्राइट आइडिया आया था कि किस तरीके से वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं जहां सब लोग आ रहे हैं। The invisible man had a bright idea to escape his situation. उनके पास एक ब्राइट आइडिया था। क्या आइडिया था? He ran around and got into a cab standing outside the public house. वो वहाँ से भागे और एक पब्लिक हाउस के सामने एक खाली कैब थी, एम्प्टी कैब थी, उस कैब में जाके वो बैठ गए और वहाँ से वो कैब शायद जाने ही वाली थी, तो ही वॉज एटलीस्ट सेफ फ्रॉम द सिचुएशन। तो उनके दिमाग में जो एक ब्राइट आइडिया आया था वो ये था कि एक पब्लिक हाउस के सामने देयर वाज अ कैब, सो ही सैट इनटू द कैब एंड रैन अवे फ्रॉम देयर। नेम द वेरियस लंडन स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग्स मेंशन इन द स्टोरी। अब यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट्स के बारे में बात हो रही है, तो हमें वो सारी स्ट्रीट्स के सिर्फ नाम लिखने हैं जो जो जगह बताई गई है। सबसे पहले ही स्टार्ट्स विद ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट, उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जाते हैं, उसके बाद वो टॉटनहैम कोर्ट रोड जाते हैं, देन ही गोज टू ब्लूम्सबेरी स्क्वायर एंड लास्ट ग्रेट रसल स्ट्रीट। एक बिल्डिंग जिसमें वो जाते हैं, द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसेस एंड द म्यूजियम। ये दो बिल्डिंग्स हैं जिसमें वो जाते हैं, मतलब म्यूजियम के सामने से जा रहे होते हैं एंड फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसेस में जाते हैं वो। सो दीज आर द प्लेसेस। सो वेरियस स्ट्रीट्स कौन कौन सी हैं? स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे आपकी 5, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, टॉटनहैम कोर्ट रोड, ब्लूम्सबेरी स्क्वायर एंड ग्रेट रसल स्ट्रीट। और जो दो बिल्डिंग्स हैं जिन्हें वो क्रॉस करते हैं वो है एक फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसेस और एक है म्यूजियम। इजी। नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल एंड क्रिएचर्स द इनविजिबल मैन रन्स अवे फ्रॉम इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी। ऐसे कौन कौन से लोग थे जिससे वो टकराते हैं, या ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे वो भागते हैं स्टोरी में अपनी जान बचाने के लिए। The people from whom the invisible man runs away are, सबसे पहला कौन है? The man carrying the basket of soda water siphons। सबसे पहला आदमी कौन है? वो आदमी जिसने सोडा वाटर साइफन्स को कैरी किया था, उसका बास्केट, ये हो गया। उसके बाद दूसरा आदमी कौन था? कैबमैन। एंड द कैबमैन इन द ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट। ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में जो कैबमैन था वो, ये दो हो गए। थर्ड वन क्या थे? वो दो बच्चे, द 2 अर्चिन्स। रिमेंबर द 2 अर्चिन्स, वो हो गए। अर्चिन्स क्या होते हैं? बच्चे, लाइक यू नो यंग बॉयज जो कि बहुत ही रैग्ड हालत में हैं, दे आर वेरी पुअर। तो उसके बाद क्या है? द क्राउड चेजिंग हिम एट द ग्रेट रसल स्ट्रीट। तो ग्रेट रसल स्ट्रीट में जो क्राउड उनको चेस कर रहा था वो भी। द ओनली क्रिएचर फ्रॉम होम ही रन्स अवे इज अ लिटिल वाइट डॉग। एक ही क्रिएचर था जिससे वो भाग के जाते हैं, जो क्रिएचर था, जो ह्यूमन नहीं था, वो था a little white dog which he encountered at the northward corner of the Bloomsbury Square। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया सोडा वाटर जो साइफन्स का जो बास्केट कैरी करा था वो, कैबमैन, वो दोनों कहाँ मिले थे? ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में। 2 अर्चिन्स और क्राउड ये कहाँ मिले थे? ग्रेट रसल स्ट्रीट में। और जो एक वाइट डॉग था वो कहाँ पे मिला था? नॉर्थवर्ड कॉर्नर ऑफ द ब्लूम्सबेरी स्क्वायर।
अंडरस्टूड। इसी तरीके से याद रखना कि सबसे पहले ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पे 2 लोग मिले थे, कौन कौन, बास्केट ऑफ सोडा वाटर कैरी मतलब सोडा वाटर साइफन्स वो वाला आदमी और कैबमैन। दूसरी चीज क्या है, रसल, ग्रेट रसल स्ट्रीट में इनको 2 लोग मिले थे, एक तो 2 बच्चे मिले थे, दूसरा एक क्राउड जो उनको फॉलो कर रहा था। थर्ड है जो नॉर्थवर्ड कॉर्नर है ब्लूम्सबेरी स्क्वायर का, उस पर उन्हें एक लिटिल वाइट डॉग मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपको कॉन्टेक्स्ट दिया उस पर बेस क्वेश्चंस है। माई मूड आई से वॉज वन ऑफ एक्साल्टेशन, आई फेल्ट एज अ सीइंग मैन माइट डू विद पैडेड फीट एंड नॉइसलेस क्लोथ्स इन अ सिटी ऑफ द ब्लाइंड। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, मेरा मूड जो था इट वॉज फुल ऑफ जॉय। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैंने नॉइसलेस क्लोथ्स पहने हुए हैं, मेरे पैडेड फीट हैं और सिर्फ मुझे दिख सकता है, बाकी सब अंधे हैं। क्यों, क्योंकि ये क्यों बोला उन्होंने, इसलिए क्योंकि बाकी सब लोग जो थे वो इनविजिबल मैन को नहीं देख सकते थे, तो फॉर हिम ही वाज एबल टू सी एवरीवन, सो ही वाज द मैन विद आईज, और बाकी कोई नहीं देख पा रहा था, तो दे वर ऑल ब्लाइंड। अंडरस्टूड हमने किस तरीके से यहाँ पे जो राइटर है उसने कंपैरिजन किया है। हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स, हु इज ही स्पीकिंग टू, सो यहाँ पे हमारा स्पीकर कौन है, इनविजिबल मैन है। द इनविजिबल मैन इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स एंड हु इज ही स्पीकिंग टू, वो अपने रीडर से बात कर रहा है, ही इज स्पीकिंग टू द रीडर्स। क्लियर। Why was the speaker in a mood of exaltation, ये जो हमारे स्पीकर हैं इन लाइन्स में इतने खुश क्यों हैं। The speaker is in the mood of exaltation because he felt like moving about in a city of blind where no one is able to see him and know about his movements. वो इतने ज़्यादा खुश इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था वो एक ब्लाइंड लोगों की सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे ना कोई उन्हें देख सकता है, ना उनके मूवमेंट्स को पता लगा सकता है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सड़क में खड़े होकर डांस कर सकते हैं, वो किसी की कोई चीज़ चुरा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें लग रहा था कि जैसे ही इज़ मूविंग अबाउट, वो चल रहे हैं कहाँ, इन अ सिटी ऑफ ब्लाइंड, जहाँ पे कोई नहीं देख सकता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनके मूवमेंट्स क्या हैं। What did he want to do at that moment? उस मोमेंट पे जैसे ही वो गए थे वो बहुत खुश थे। जैसे ही वो स्ट्रीट पे गए सबसे पहले उनका क्या मन किया, कुछ मिस्चीवियस करने का मन किया था। What all did he want to do? So he wanted jest, उन्हें जोक करने का मन किया। Startle people, लोगों को सरप्राइज करने का मन किया। Clap men on the back and filing people's head away in different directions. तो उनका मन किया वो किसी को पीछे पैट करके चले जाएं, क्लैप करके चले जाएं, और जो लोगों की हैट है उसको जो है एस्ट्रे कर दें। एस्ट्रे का मतलब क्या होता है, एस्ट्रे का मतलब जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ से हटा दो। ठीक है। Now explain the line, I felt dash blind in your own words. I felt like I'm living in a city of blind in your own words. इसका मतलब क्या है? The line I felt blind tells us that the speaker after becoming invisible felt like moving about in the world of blind people as no one could see him. तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आपको वही लिखना है। इस लाइन में जो हमारे स्पीकर हैं, आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल ही फेल्ट लाइक ही वॉज मूविंग अबाउट इन अ सिटी ऑफ ब्लाइंड एज nobody can see him because he was invisible. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सेकेंड कॉन्टेक्स्ट दिया है वो है एट द नॉर्थवर्ड कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर अ लिटिल वाइट डॉग रैन आउट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसेस एंड मेड फॉर मी नोज डाउन। तो जब मैं कहाँ पे था, नॉर्थवर्ड कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, ब्लूम्सबेरी स्क्वायर। एक लिटिल वाइट डॉग जो था ही रैन आउट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसेस। तो ये जो एक बिल्डिंग थी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसेस, उसमें से एक वाइट डॉग निकला, भागा वो, एंड वो मेरी तरफ आया नोज डाउन, मतलब वो मुझे स्निफ करते हुए आ रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द स्पीकर व्हेन ही सॉ द डॉग। जब स्पीकर ने डॉग को देखा तब वो कहाँ खड़ा हुआ था। द स्पीकर हैड जस्ट sprang out of the cab a little past Moody's when he saw a little white dog run out of the pharmaceutical society offices and made for the speaker. जो हमारे स्पीकर थे, he had just sprang out of a cab, जस्ट वो कैब से बाहर निकले थे, पास म्यूडीज, मतलब जब वो म्यूडी को क्रॉस करते हुए निकले और उसके बाद बस कैब से बाहर आए थे, तब उन्होंने देखा कि एक वाइट डॉग जो है वो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसेस से बाहर आया एंड मेड फॉर द स्पीकर, मतलब मेड फॉर द स्पीकर मतलब वो स्पीकर की तरफ आया। अंडरस्टूड दिस मच?
The speaker had just sprang out of a cab a little past Moody's. मतलब म्यूडीज कोई एक जगह है जहां से वो पास्ट मतलब क्रॉस करते हुए निकले, कैब रुकी, वो उससे बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसर्स थे वहां से एक वाइट डॉग बाहर आया और वो उन्हीं की तरफ आ रहा था, नोज डाउन, मतलब उन्हें स्निफ करते हुए आ रहा था। हाउ डिड द डॉग बिहेव? Why was it a problem for the speaker? अब डॉग ने क्या किया और ये प्रॉब्लम क्यों था स्पीकर के लिए? The dog began to bark and leap, showing clearly that it was aware of the presence of a human being, though the person was invisible. अब जो डॉग था उसने भौंकना चालू कर दिया और वो जंप करना, लीप करना चालू कर दिया। एंड इट वॉज क्लियरली अंडरस्टूड कि जो डॉग है उसे पता था कि वहाँ पे किसी ह्यूमन बीइंग का प्रेजेंस है। भले वो नहीं दिख रहा था, लेकिन क्योंकि डॉग स्निफ कर सकते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है, उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ कोई ह्यूमन बीइंग है। It was a problem for the speaker. यहाँ पे हम स्पीकर लिखेंगे। ये जो प्रॉब्लम थी स्पीकर के लिए, बिकॉज द डॉग्स बार्किंग कुड अट्रैक्ट पीपल who would like to investigate the reason for the dogs barking. अब ये प्रॉब्लम क्यों थी स्पीकर के लिए? ये स्पीकर के लिए इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि जब डॉग बार्क कर रहा है तो लोग आके देखेंगे कि भैया ये डॉग बार्क क्यों कर रहा है, तो उसको वो इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से डॉग बार्क कर रहा है। और व्हाट इफ डॉग ने लीव किया, उनको स्क्रैच कर दिया या एक बार पकड़ में आ गया तो बाइट कर दिया, कुछ भी किया, so he will be in great trouble, and that is why it was a problem for the speaker. What problem did the speaker face next? इसके बाद स्पीकर को एक और प्रॉब्लम हुई, वो क्या थी? The speaker heard a blare of music and looking along the street saw a number of people coming out of the Russell Street and carrying the banner of the Salvation Army. मतलब जो स्पीकर जो थे, जैसे ही अब ये डॉग का केस हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने सुना a blare of music, मतलब बहुत जोर से आवाज आई और लोगों उन्होंने देखा स्ट्रीट पे एक बहुत बड़ा क्राउड था। अ नंबर ऑफ पीपल वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट कैरिंग द बैनर ऑफ द सेल्वेटेशन आर्मी। जो सेल्वेटेशन आर्मी का बैनर लेके वो रसल स्ट्रीट पे चल रहे थे। Seeing such a crowd, the invisible man realized the difficulty to go through. अब जब इतना बड़ा उन्होंने क्राउड देखा तो उन्हें लगा वो कैसे जाएंगे, और बिना किसी से टकराए वो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था। तो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम फॉर द स्पीकर। क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि सेल्वेटेशन आर्मी के बैनर्स लेके एक बहुत बड़ा क्राउड, अ लॉट ऑफ पीपल वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। अंडरस्टूड? कौन सी स्ट्रीट पे? रसल स्ट्रीट पे। What did the dog eventually do? अब जब इतने सारी भीड़ आ गई तो जब डॉग जो था उसका भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द बैंड, और इसीलिए वो भूल गया, वो वहाँ से चला गया था। तो हम क्या लिखेंगे? When the speaker managed to run up the wide steps of a house facing the museum railing, the dog which was chasing him till then stopped at the noise of the band, hesitated and turned back. मतलब अब क्या हुआ, अपने आप को बचाने के लिए जो स्पीकर थे वो एक बिल्डिंग में चले गए। Remember, he managed to run up to the white steps of a house. White steps मतलब जिसकी जो सीढ़ियाँ थी वो वाइट कलर की थी। तो वो अचानक से अपने आप को बचाने के लिए एक हाउस के सीढ़ियों से ऊपर तक गए जिसकी पूरी सीढ़ियाँ वाइट कलर की थी, फेसिंग द म्यूजियम रेलिंग। जहाँ वो किस चीज़ को फेस कर रहा था? म्यूजियम रेलिंग को फेस कर रहा था। जो डॉग चेस कर रहा था उनको, वो एकदम से बैंड की आवाज़ सुन के स्टॉप हुआ, हेजिटेट किया उसने कि यार मैं अंदर जाऊं या नहीं जाऊं, और फिर वो टर्न मतलब बैक मतलब वो फिर वापस जहां से आया था वहीं चला गया। How was the speaker's mood different from the way it was at the beginning of the passage? अब at the beginning of the passage he was all happy, full of joy and excitement. लेकिन 10 मिनट बाद जैसे he started facing so many problems, he was totally exhausted. He was tired, he was in pain and he was also remorse, मतलब बहुत ज़्यादा sad हो चुके थे वो। The speaker had started off in exaltation. Exaltation मतलब क्या होता है? Full of joy. Playing pranks on the man carrying a basket of soda water siphons. Soon he got into a confusion and had to escape to save his skin. अब हम पहले क्या बोलेंगे? जो स्पीकर था जब उसने स्टार्ट किया तो he was full of joy.
प्लेइंग प्रैंक्स ऑन द मैन कैरिंग अ बास्केट ऑफ सोडा वाटर साइफन्स, मतलब वो लोगों पे प्रैंक कर रहे थे। स्पेशली सबसे पहला प्रैंक किस पे किया था उन्होंने, जो सोडा वाटर साइफन्स जो कैरी कर रहा था उसके साथ उन्होंने सबसे पहला प्रैंक किया था। बट सून ही गॉट इनटू अ कंफ्यूजन, थोड़ी देर में वहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और अपने आप को बचाने के लिए, टू सेव हिज स्किन का मतलब क्या होता है, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए ही हैड टू रन अवे। He was disgusted as he realized that invisibility was not as exciting as he had thought to be. वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे ये सोच के कि इनविजिबिलिटी उतना भी फन नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। इंस्टेड इट्स अ लॉट डिफिकल्ट। अंडरस्टूड? There is a barefoot man gone up them steps, said one, and he ain't never come down again and his foot was bleeding. अब यू रिमेंबर जब वो वाइट स्टेप्स से एक घर के अंदर जाते हैं विच इज़ जस्ट लाइक इन फ्रंट ऑफ दैट म्यूजियम रेलिंग, तो क्या होता है वहाँ दो बच्चे होते हैं, अर्चिन्स होते हैं, जो अपनी डिटेक्टिव जो गिरी है वो स्टार्ट करते हैं। और वो क्या बोलता है, एक बोलता है कि एक बेयरफुट मैन है जो ऊपर गया है लेकिन वो अभी तक नीचे नहीं गया है और उसके फुट से खून निकल रहा है। क्यों? बिकॉज दे सॉ द फुटप्रिंट्स। हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स? हु इज ही टॉकिंग अबाउट? अब इसमें से ये सारे लाइंस किसने बोले थे? जो यंगर था, मतलब जो छोटा लड़का था उसने ये सब कहा था। तो हम बोलेंगे द स्पीकर इन दीज लाइंस was one of the youngsters who was at the railings with the invisible man. जो दो बच्चे थे उसमें से जो छोटा वाला बच्चा था उसने ये चीज कही थी about the invisible man. The speaker is talking about the invisible man. वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो invisible man के बारे में बात कर रहा है। He is talking about the bare marks of the invisible man. Invisible man के जो bare marks था वो उसके बारे में बात कर रहा था, which he had left on the newly whitened steps. जो उसने कहाँ छोड़ दिए थे? जो नए नए अभी अभी पेंट हुआ था, एकदम वाइट कलर का जो फर्श था उसके ऊपर उसने मडी स्टेप्स छोड़ दिए थे, उसी के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। इजी? What did the speaker see to make him say these lines? स्पीकर ने क्या देखा जिसकी वजह से उन्होंने ये लाइन्स बोले थे? तो और मतलब बेसिकली किस चीज़ को देख के बोले थे कि ज़रूर ये जो आदमी है ये ऊपर गया होगा लेकिन नीचे नहीं आया है और इसके पैर से खून निकल रहा है। तो उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने फुटस्टेप्स देखे थे। What makes him conclude that he had not come down the stairs? और उन्हें कैसे पता लगा कि वो आदमी वापस नीचे नहीं आया? क्योंकि जाने के स्टेप्स तो थे, रिटर्न के जो मार्क्स थे वो नहीं थे। The ascending footsteps did not turn and descend, that is, the direction of the footmarks did not change. क्या लिखा है यहाँ पे? जो असेंडिंग फुटमार्क्स थे, असेंडिंग फुटमार्क्स मतलब मान लो इस तरीके का जो अगर एक निशान है, इस तरीके से जो चल रहा है वो ऐसे ही जा रहा था। कोई रिटर्न करेगा तो वापस भी तो उसके जो है निशान इस तरीके से आने चाहिए, लेकिन ऐसे निशान तो थे नहीं। इससे उन्हें क्या पता चला कि जो भी आदमी ऊपर गया है वो नीचे नहीं आया। This made the speaker conclude he had not come down the stairs. इससे उन्हें ये पता चला कि वो ascending तो था, उन्होंने descend नहीं किया था, तो opposite direction में footmarks नहीं थे। इसका मतलब जो भी आदमी गया है वो ऊपर तो गया पर वो नीचे नहीं आया है। What did the speaker draw his friend's attention to next? अब नेक्स्ट जो स्पीकर था उसने अपने फ्रेंड का अटेंशन किसकी तरफ लेके गया, मतलब उसने क्या बात करी? द स्पीकर ड्रू हिज फ्रेंड्स अटेंशन बाय शोइंग हिम द ब्लीडिंग फुटमार्क्स। तो स्पीकर ने जहाँ पे हमारा इनविजिबल मैन खड़ा हुआ था उस जगह पे उसने दिखाया वो मार्क्स देखो, क्योंकि वहाँ से उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी और वो सीढ़ियों पे भी नहीं थे, वो तो वहाँ जाके खड़ा हो गया था। तो स्पीकर ने अपने फ्रेंड का अटेंशन कहाँ पे ड्रॉ किया? जहाँ पे ब्लीडिंग फुटमार्क्स थे उस तरफ पे जहाँ पे इनविजिबल मैन खड़ा हुआ था। Now let's start the next question. How was he close to being found out by the speaker and his friends? जो हमारा invisible man था यहाँ पे, how was he का मतलब कौन है? Invisible man। वो बस पकड़ा ही जाने वाला था। कैसे? इसका आंसर देख लेते हैं। So now हम इसका आंसर देख लेते हैं। When the invisible man went into the porch of the next house, the smaller boy was too observant to follow the movement of the visible man. इसका मतलब जब invisible man
उसको लगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने क्या किया, वो दूसरे घर के पोर्च पे उसने जंप किया। तब जो वहाँ पे जो स्मॉलर बॉय था, मतलब जो यंगर बॉय था, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट था, मतलब वो बहुत बारीकी से उसने देखा कि किस तरीके से वो जो फीट थे वो जंप कर रहे थे। ही शाउटेड टू इन्फॉर्म दैट द फीट हैड गॉन ओवर द वॉल। उसने अपने फ्रेंड्स को शाउट करके इन्फॉर्म किया कि जो फीट है वो वॉल के ऑपोजिट साइड में चले गए हैं। Instantly they rushed around and saw his footmarks flash into being on the lower step and upon the pavement. तो तभी जितने थे वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो फुटमार्क्स थे वो पहले लोअर स्टेप पे आए और उसके बाद पेवमेंट के ऊपर गए एंड उसके बाद जंप कर गए वहाँ से। There was an uproar of questions and surprises as someone exclaimed and at running feet and हटा देंगे हम यहाँ से। तो There was an uproar of questions. अब जब सबने देखा कि जो फुट मार्क्स, आप खुद सोचो, अगर आप देखोगे अचानक से एक फुट मार्क आया, फिर दूसरा फुट मार्क आया, फिर जमीन पे दूसरा फुट मार्क आया, इसका मतलब यू कैन सी कि कोई है। यू डू नॉट नो हु, बट तुम्हें मालूम है कोई है, तो यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी अमेज्ड एंड आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कौन है, कैसे हो रहा है, क्या कोई घोस्ट है या जो भी है। सो देयर वॉज एन अपरोर ऑफ क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस करने लगे, कौन है ये, कौन है ये, एंड सरप्राइजेस एज समवन एक्सक्लेम्ड एट रनिंग फीट, किसी ने रनिंग फीट को देख के एक्सक्लेम किया। Now this is how he was close to being found out by the speakers and his friends. इस तरीके से वो बस स्पीकर्स और उनके फ्रेंड्स के द्वारा पकड़े ही जाने वाले थे। किसकी बात कर रहे हैं? स्पीकर कौन है यहाँ पे? जो अर्चिन्स, मतलब जो 2 बच्चे थे वो हैं स्पीकर्स, और बाकी के जो 6-7 लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे वो हैं उनके फ्रेंड्स। क्लियर विद दिस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did he do to escape them? अब इनविजिबल मैन ने क्या किया उनको एस्केप करने के लिए? To escape, the invisible man took, इसको हम with की जगह क्या कर देंगे? took, okay? To escape, the invisible man took rapid movements, मतलब जैसे ही वहां से भागने के लिए इनविजिबल मैन ने जल्दी जल्दी वो वहां चला, swinging himself over into the porch of the next house. तो जैसे यहाँ पे एक वॉल है, तो वो यहाँ से जल्दी जल्दी गया और इसके ऊपर चढ़ा और यहाँ जाके जंप करा। स्विंगिंग ऑन टू द पोच, ये जो है दूसरे के घर का पोच है, तो वो यहाँ से जल्दी जल्दी गया, इसके ऊपर चढ़ा, कूदा और दूसरे के घर के पोच पे चला गया। दिस इज हाउ ही सेव्ड हिमसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I had burnt my boats. If ever a man did explain the above lines. I had burnt my boats का मतलब क्या होता है? boots है ये, okay? I had burnt my boots का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है that you are so committed to something कि आप उसके लिए जो होते हो, आप कुछ भी हो जाए अपना course of action change नहीं करते। मतलब आपको पता है कि आगे खतरा है, उसके बाद भी if you have decided on something, you will do it. So burning one's boots means a commitment to a course of action that cannot be changed. The invisible man, अब यहाँ पे जो invisible man था, he was so committed to his research कि वो नहीं चाहता था किसी को भी उनकी रिसर्च के बारे में पता चले, तो उन्होंने purposefully अपना पूरा lodging along with the resources, the apparatus, उनकी belongings, उन्होंने सब कुछ खुद से जला दिया। Why? Because वो नहीं चाहते थे किसी को भी उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चले, उनके इनविजिबिलिटी के बारे में पता चले। ओके, सो द इनविजिबल मैन वॉज कमिटेड टू हिज रिसर्च एंड डिड नॉट वॉन्ट एनीवन टू फाइंड आउट हिज वर्क्स, और वो नहीं चाहते थे किसी को भी उनके काम के बारे में पता चले। सो ही पर्पसफुली सेट हिज लॉजिंग ऑन फायर, तो उन्होंने पर्पसफुली जो है अपना जो पूरा जो लॉजिंग था, घर था, उसको आग लगा दी। ही एक्सक्लेम्स दैट वेरी फ्यू पीपल कुड डिस्ट्रॉय वंस ओन सेल्फ और द बिलोंगिंग्स। अब वो बहुत प्राउडली एक्सक्लेम करते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने सपनों को बचाने के लिए। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What did the speaker see that made him say these words? स्पीकर ने क्या देखा कि उन्होंने ये कहा कि I have burned my boots? जब उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि बहुत ज़्यादा chaos था, मतलब जो men थे, boys थे, they were all running, fire fire बोलते हुए they were all running। तब उन्होंने देखा कि स्काई में बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक था जो कि छत से भी ऊपर, टेलीफोन वायर से भी ऊपर जा रहा था। एंड व्हाट वाज बर्निंग? हिज लॉजिंग वाज बर्निंग।
The speaker saw a mass of black smoke streaming up above the roofs and telephone wires. उन्होंने क्या देखा? Mass of black smoke streaming up above the roof, छत, और टेलीफोन वायर से भी ऊपर जा रहा था. The lodging of the invisible man was on fire. ठीक है, was on fire. इसको हम on fire करेंगे कि जो lodging था उनका वो जल रहा था. Next है, describe the physical and mental condition of the speaker at that time. Now we have already read the chapter. I know you can answer this question. जब वो देख रहा था कि उसका घर जल रहा है, उस वक्त उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या थी? वो completely frustrated था, exhausted था and super sad था. प्लस ही वॉज इन फिजिकल पेन. रिमेंबर, जो सबसे पहले उसके साथ मिसहैप हुआ, उसका जो है बैक पे बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी थी, तो हिज बैक वॉज ऑल स्टिफ एंड सोर. सेकेंड थिंग, उनका जो टॉन्सिल्स, क्योंकि कैबमैन ने उनके नेक पे मारा था, ईयर्स के नीचे, तो उनके टॉन्सिल्स हर्ट कर रहे थे. प्लस उनका नेक पूरा स्क्रैच हो गया था. दैट वॉज द सेकेंड थिंग. थर्ड, उनका जो एक पैर था उसमें एक कट लग गया था, मतलब एक फुट में कट लग गया था, जिसकी वजह से वो ब्लीड कर रहा था एंड ही वॉज लिम्पिंग. वो वॉक नहीं कर पा रहे थे. रिमेंबर दिस. तो वो फिजिकली बहुत ज़्यादा पेन में थे. ही वॉज स्केर्ड ऑफ द डॉग्स, ऑफ द ब्लाइंड मैन, ऑफ द पीपल अराउंड. हर किसी से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. वो एग्जॉस्ट हो चुके थे. एंड एट द एंड ऑफ द डे हिज एवरीथिंग वॉज लॉस्ट. उनकी बिलोंगिंग्स, उनका घर, उनका अपैरेटस, उनके रिसोर्सेस, सब कुछ जल चुका था, जो कि उन्होंने खुद से पर्पसफुली जलाया था. बट ही वॉज नॉट हैप्पी बीइंग इनविजिबल. सो दैट वॉज अगेन अ डिफरेंट प्रॉब्लम फॉर हिम. तो उनको बेसिकली कुछ भी नहीं मिला. सो नाउ लेट्स सी दिस आंसर. The invisible man was in a terrible condition both physically and mentally. वो physically और mentally एक terrible condition में थे. His back had become very stiff and sore. Back हो गया stiff and sore. उनके जो tonsils थे वो बहुत ज़्यादा painful थे. And the skin on his neck was scratched because of the cabman. He also had a cut on one foot. उनके एक पैर में कट लग गया था, फुट में कट लग गया था. So he was limping, मतलब वो लंगड़ाते हुए चल रहे थे. He was in despair seeing his house on fire. वो बहुत ज़्यादा sad थे अपने घर को जलता हुआ देख के, especially his belongings and his resources which he could not save from being revealed. Especially उनके पूरे जो belongings थे, उनका apparatus था, जो वो reveal होने से नहीं बचा सकते थे, मतलब वो उसको reveal नहीं कर सकते थे. Next है, the invisible man thinks that invisibility would free him from rules. Do you agree? Give reasons for your answer. इनविजिबल मैन को लगता था कि उन्हें जो है, अगर वो इनविजिबल हो गए तो वो सारे रूल्स से फ्री हो जाएंगे. क्या वो हुए? डू यू थिंक? तो यू हैव टू जस्ट गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. नो, वी डू नॉट थिंक दैट इनविजिबल मैन जो है वो सारे रूल्स से फ्री हो गए. वाई? बिकॉज एट द एंड ही वॉज नॉट हैप्पी. इनफैक्ट ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड ही वॉज इन अ बैड पेन. तो उनको, उनकी लाइफ ऐसा नहीं हो गया अचानक से. इट वॉज मिस्चीवियस, इट वॉज फुल ऑफ फन. कहीं कुछ नहीं हुआ था. We do not agree that invisibility would free him from rules because of all the instances described in the story. जितनी भी स्टोरी में जितने भी मतलब instances describe किए गए, उसमें कहीं पे भी ये नहीं था that he was extremely happy. He was happy only for the first 10 minutes and then he was not happy at all. तो इससे ये पता चल जाता है, इससे उन्हें रूल से कहीं कोई छुटकारा नहीं मिलता. He was hurt, lost all his belongings and apparatus and was unhappy. उन्होंने उनका सारा belongings लूज कर दिया, उनका पूरा apparatus लूज कर लिया and he was unhappy. इसका मतलब क्या हुआ? At the end of the day he was unhappy, which means rules तो आपको follow करना पड़ता है, तभी आप शायद happy हो पाते हो. Next है, the invisible man loses everything by the end of the passage including his scientific equipment. Do you feel sympathy for this fate? मतलब जो at the end of the chapter you see कि invisible man का घर चला गया, उसका apparatus चला गया, equipments चले गए and being invisible he did not even enjoy it. तो क्या आपको उसके लिए sympathy feel होती है? No, I at least do not feel sympathetic towards him. Why? Because this is what invited for himself. उन्होंने ये mishap खुद के लिए invite किया है.
ये सब जो भी उन्होंने किया, अपना घर उन्होंने खुद जला दिया। और ये इनविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था कि उन्हें मिस्चीवियस हरकत करनी थी, उनको जो है फन चाहिए था, ही वांट टू प्ले जेस्ट, ये सब उनका खुद का करा धरा था। तो जिसकी वजह से वी डू नॉट फील सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिम. So we do not feel sympathy for his fate because he has invited this mishap to himself by trying to live a life without rules. That's it. And at this note, we are totally done with this chapter. क्वेश्चन आंसर्स अभी क्या बचा है, ग्रामर के सॉल्यूशंस, वोकैबुलरी सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू फिनिश द एंटायर चैप्टर इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, रिमेंबर दैट वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, समरी, question answers, and now only grammar solutions are left. So stay tuned with me and also visit our website, which is magnetbrains.com, because here you can find all the videos very easily. Just go to the home page, वहाँ पे आप क्लास 7 पे क्लिक करो, एंगेजिंग इंग्लिश पे क्लिक करोगे, एंड देन आपको जो भी टॉपिक चाहिए चैप्टर वाइज एवरीथिंग हैज लाइक प्लेस्ड ओवर हियर. आप उस पर क्लिक करोगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. नाउ इन दिस वे इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द वीडियोज़, राइट? Please do not forget to like, subscribe and share to our subscribe to our channel. Share this video with your friends if you understood the explanation. In case you have any doubts, please write it in the comment section. Thank you so much. Take care. Bye bye.